हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सभी का मेरे चैनल अविरल धारा पर स्वागत है। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। अभी मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूं और आप लोगों के साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। बेसिकली ज्योग्राफी को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और उसमें आज हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसे हम वायुमंडल भी कहते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो जियोइड शेप में है, या आप ऐसे कहें कि अंडाकार शेप में है। और उसके आसपास हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक आवरण फैला हुआ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, तो वायुमंडल का अर्थ होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग ए प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी। मतलब किसी भी एक प्लैनेट को चारों तरफ जो हवा हवा की जो पेटी होती है या हवाएं जो होती हैं, जो घेरे रहती हैं, वही उसका वायुमंडल होता है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ। यहाँ पर देखेंगे आपकी, मैंने सेल्स के नाम कुछ लिखे हुए हैं, आगे अभी इनके बारे में बात करेंगे आगे के वीडियोज में। पोलर सेल, फेरल सेल, हेडली सेल, ये क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के इस तरीके से हवाएं जो है वो चारों तरफ बह रही हैं और यही हमारा वायुमंडल है। एकदम सिंपल सी बात है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके बगल में ये जो पिक्चर बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये एक माउंटेन है, ये एक ओशन है, पर्वत है, और ये हमारा सागर है। और उसके चारों तरफ आप देख रहे हैं बादल फैला हुआ है जहाँ पर हवा रहती है। तो ये जहाँ पे हवा विद्यमान है हमारी इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इन्हीं के ऊपर, मतलब जहाँ पर ये विद्यमान है हवा, जहाँ पर हवा है, यही इसी को एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहा जाता है। ओके, सो इट इज लेयर ऑफ गैसेस बेसिकली दैट हैज सराउंडेड ऑल अर्थ इन केस मींस। एटमॉस्फेयर तो हर प्लेनेट का होता है, पर हम अभी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे अपने प्लेनेट अर्थ के बारे में, तो हमारी पृथ्वी का भी वायुमंडल है। इस चीज को याद रखिए। ओके, अब जो उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारे वायुमंडल का संगठन क्या है, किन किन चीजों से मिल करके हमारा वायुमंडल जो है वो बना हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि किन किन चीजों से हमारा वायुमंडल मिल करके बना हुआ है। तो एकदम सिंपल सा है, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आई हैव रिटन 3 पॉइंट्स। ठीक है, गैसेस नंबर 1, वाटर वेपर नंबर 2 और पर्टिकुलेट्स नंबर 3। मतलब हमारा जो वायुमंडल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, इट इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस है। यहाँ पर गैसें मिली हुई हैं, बहुत सारी विद्यमान है। फिर आर्द्रता है या वाटर वेपर, इसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, नमी है जो आप कह लीजिए, और बहुत सारे पर्टिकुलेट्स, कण विद्यमान हैं। तो ये कण क्या 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 है अभी आगे इनको देखेंगे, पर बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर इन 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो इस चीज को एकदम से दिमाग में रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन चीजों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये स्लाइड याद रहेगी तो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है। विच आर द गैसेस present in our atmosphere. Presence of these gases in atmosphere sometimes brings changes. So these are important gases which are present in our Earth's atmosphere. जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, वो ये सारी गैसेस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो आप अगर देखें तो सबसे पहले आप पाएंगे जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज नाइट्रोजन। ओके, तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन अराउंड 78%, नाइट्रोजन इज अराउंड 78% इन आवर एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसी तरीके से नियॉन भी है, इट इज 0.0018%। So likewise, there are many gases like hydrogen, helium, ओजोन, नियॉन, जिनॉन, ये सारी ही हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। यही मेन गैसेस हैं जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर कंपोज्ड है। यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ से ऐसे आप ये देख सकते हैं, ये घटते हुए क्रम में है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गैसेस का परसेंटेज घट रहा है। ये हमारा
जिसे आप कह सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में गैसेस हैं। तो आपको ये याद रखना है, मे बी देयर कैन बी क्वेश्चंस टू अरेंज ऑल दीज गैसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में दे सकते हैं अरेंज करने के लिए, या इनको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी गैस कितने % है, और आप इसको मैच करवाइए, आपको दे दिया जाएगा इसी तरीके से, और आपको इनको मैच करवाना होगा एक दूसरे से। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये सारी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। अब मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे नाइट्रोजन, इट इज अराउंड 78%। सभी को पता है कि नाइट्रोजन 78% है। आप एनसीईआरटी देखिए, कोई किताब देखिए, सब में यही चीजें आपको मिलेंगी। ऑक्सीजन इज अराउंड 21%, 21% है। आर्गन, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि ऑक्सीजन के बाद जो तीसरे नंबर की गैस है दैट इज आर्गन। बहुत सारे लोग इसमें टिक कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बट नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 4। ये 4th नंबर पर मिलने वाली गैस है। और अभी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट रिसेंटली ये 0.3% से 0.36% लगभग हो गई है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है नंबर 4 पे। उसके बाद फिर है नियॉन, नियॉन इज नंबर 5। फिर नियॉन के बाद हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ओजोन, ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं। ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। ओजोन होल के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ओजोन की पहली चीज डेंसिटी किस चीज से यूनिट से नापी जाती है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ ओजोन। और फिर मैं ओजोन के बारे में और चीजें डिस्कस करूंगा। तो ये हमारी गैसेस हैं, ठीक है। तो इन गैसेस का परसेंटेज, गैसेस का सीक्वेंस ये आपको याद रखना है। सो आवर एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ दीज गैसेस इन विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गैसेस विच आर कॉल्ड मेजर गैसेस। ये मेजर गैसेस हैं। और इसके अलावा जो गैसेस हैं वो माइनर गैसेस हैं। मतलब ये ज्यादा मात्रा में जो विद्यमान है गैसेस आर मेजर गैसेस। तो मेजर गैसेस जो हैं, आप ऐसे इसको समझिए कि मेजर गैसेस का जो परसेंटेज है लगभग फिक्स है। These constitute 99% of total gaseous constitution, ठीक है ना, एंड इट्स देयर कंपोजिशन डजंट चेंज। बट ऑल अदर गैसेस लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, दीज गैसेस आर माइनर, मतलब कम मात्रा में है, अल्प मात्रा में है, और वेरिएबल है, मतलब इनकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। सो दीज गैसेस आफ्टर आर्गन argon are minor and variable, their percentage can change and these gases bring changes। ये बहुत सारी चेंजेस लाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे अभी डिस्कस करते हैं कि और जो जिन जिन चीजों से मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो अगला जो है वो है वाटर वेपर, या जिसे हम जलवाष्प कहते हैं, या आर्द्रता इसे आप बोल सकते हो। तो ये वाटर वेपर जो है वो कहाँ से हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, आप इस पिक्चर के थ्रू आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस इज ए ओशन, ओशनिक सरफेस है, ये समुद्री सतह है। और यहाँ से सन की हीट आती है, सन की हीट एनर्जी आती है। एंड हीट एनर्जी ऑफ द सन क्या करती है, ये इसको गर्म करती है, पानी को। पानी जब गर्म होता है, when water gets heated, after that the water evaporates into the atmosphere। पानी गर्म होकर के वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेशन होकर के गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इवेपोरेशन का मतलब यही है, वाष्पीकरण का मतलब कि जल का जो है वो गैस के फॉर्म में परिवर्तित होना, किसी द्रव का गैस के फॉर्म में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। ओके, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ वाटर वेपर राइज होकर के हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर वेपर जो होता है वो कैसे आता है, जो जलवाष्प होते हैं एटमॉस्फेयर में कैसे आती है। ये खेत है जिसमें पानी भरा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए आराम से। और इनसे क्या हो रहा है कि जैसे हीट आती है तो ये वाटर क्या होता है, इवेपरेट होकर के ये हमारे एटमॉस्फेयर में, पानी हर जगह जहां भी प्रेजेंट है, इट इवेपरेट्स, वाटर इवेपरेट्स एंड रीचेस टू आवर एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। ओके, तो जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, इट इज रिसीव्ड थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज।
करेक्ट एकदम हो गया बात, ठीक है ना। वेरीज प्लेस टू प्लेस, और ये क्या करता है, ये हर जगह अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर और वाटर की अवेलेबिलिटी है, जाहिर सी बात है वहां पर जो ह्यूमिडिटी होगी, जो वाटर वेपर होगी वो ज्यादा होगी। मतलब अगर आप कहें कि ये ह्यूमिड वार्म ह्यूमिड ट्रॉपिक्स की बात करें, ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं, इक्वेटर के आसपास वाले जो रीजन्स हैं उनकी बात करें, तो लगभग एयर में 4% तक ह्यूमिडिटी होती है। लेकिन वहीं पर आप कोल्ड रीजन्स की बात करें, कोल्ड ड्राई एयर में जो इसका रेशियो होता है वो बहुत ही कम, इट इज अराउंड 0.02%, इसके अराउंड होता है। ये कहाँ पर, कोल्ड रीजन्स में। तो कहने का ये मतलब है वेपर कंटेंट कैन वेरी प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जहां पर सन की प्रेजेंस है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, ज्यादा होगा, जहां पर नहीं है वहां पर हमेशा कम होगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर ये क्या करता है, वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन ग्रीन हाउस प्रोसेस। ये पॉइंट बहुत बार लोग गलत कर देते हैं, वाटर वेपर को ऐसी गैस नहीं समझते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, बट एक्चुअली इट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। वाटर वेपर को भी गैस की कैटेगरी में रखा जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, या हरित गृह प्रभाव से जुड़ी हुई है। ओके, अब ये कहा जाता है कि पूरे जो अर्थ पर टोटल वाटर है उसमें से 0.35% ऑफ टोटल वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ज्यादातर वाटर वेपर जो है, जलवाष्प जो है, वो कहा जाता है मतलब लगभग 99% तक वाटर वेपर 6 किलोमीटर तक, पृथ्वी से 6 किलोमीटर तक ही रहती है। मतलब अगर आप इसको सरफेस समझिए तो यहाँ से आपको 99% वाटर वेपर 6 किलोमीटर तक ही मिलेगी। 6 किलोमीटर के ऊपर वाटर वेपर का प्रेजेंस जनरली नहीं ही होता है। मतलब सारी की सारी जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जलवाष्प उपस्थित है, वो कहाँ पर उपस्थित है, वो हमारा क्षोभ मंडल जो है, ट्रोपोस्फियर, उसी में इसकी प्रेजेंस है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको जो है वो स्क्रीन पर नोट करा दिया है आपको, प्लीज नोट इट। और अभी आगे और इससे जुड़ी हुई चीजें देखते हैं। ओके, तो अब आगे बात करते हैं पार्टिकुलेट्स की, जिन्हें हमने कण कहा था। पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं, एक्चुअली दीज आर सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, एकदम याद रखिएगा, ये ठोस कण हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ओके, इसमें क्या क्या चीजें हैं, व्हाट आर द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो एकदम सिंपल से समझ लीजिए, एकदम से क्या क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, डस्ट हो सकती है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, परागकण जिनको बोलते हो, स्मोक हो सकता है, धुआं हो सकता है, धुएं के साथ बहुत सारे प्रदूषक हो सकते हैं, फिर वॉल्केनिक ज्वालामुखी राख हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, सॉल्ट, डस्ट, पॉलन ग्रेन, परागकण, स्मोक, धूल और ज्वालामुखी राख, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इफेक्ट उत्पन्न करते हैं ये प्रभाव। तो आप यहाँ पर देखिए, दीज हेल्प इन स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन एंड एड चार्मिंग कलर्स। तो ये क्या करते हैं, ये सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन होती है, जैसे आप समझिए यहाँ पर सूर्य है, सन है, इससे सोलर एनर्जी आ रही है, कहाँ आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है, पृथ्वी की तरफ आ रही है। अब ये बीच में ही यहाँ पर धूल कण प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये क्या करते हैं, इसकी स्कैटरिंग करते हैं, मतलब इसको छिटका देते हैं, इसके मार्ग में परिवर्तन टाइप से ऐसे कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, स्कैटरिंग के कारण से सोलर रेडिएशन के क्या होता है, बहुत सारा हमारा एटमॉस्फेयर जो है, जो हमारा आसमान है, आप देखिए तो वो कलरफुल टाइप से दिखता है। तो ये कलर का जो है इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं कलरफुल टाइप का इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में। और आप देखिए सनराइज के समय हमारा एटमॉस्फेयर कभी कभी जो है वो आप देखिए एकदम सैफरॉन कलर का हो जाता है। ये जो सैफरॉन कलर या कलर चेंजिंग होती है, इन्हीं के कारण से, स्कैटरिंग के कारण से, इन्हीं धूल कणों के होती है। फिर क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे रिलेटेड, दैट इज दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह काम करते हैं। ओके, तो उसका क्या अर्थ है, दीज एक्ट एज न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिए। ये क्या होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये सारे के सारे ऐसे विद्यमान हैं, घूम रहे हैं यहीं पर, क्योंकि बहुत छोटे कण होते हैं, बारीक कण, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट फुल फ्लोट करते रहते हैं, एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। अब जब यहाँ से वाटर वेपर इवेपोरेट होकर के जाता है, मतलब वाटर इवेपोरेट होता है और वेपर खूब तेजी से उठ करके जाती है ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो ये जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये एक सरफेस टाइप से प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर इनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये जो मतलब आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, ये इसको पकड़ते हैं, सॉलिड लेयर हो जा मतलब ये डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल से सब सॉलिड होते हैं। इन्हीं के ऊपर ह्यूमिडिटी जा करके क्या करती है, कंडेंसेशन करती है। तो जब इनके ऊपर कंडेंसेशन हो जाती है, जब कंडेंसेशन होता है, संघनन की प्रक्रिया जिसे बोलते हैं, तो छोटी-छोटी बूंदें बनती हैं, बूंदें मिल करके बादलों का निर्माण करती हैं, जो आसमान में तैरते रहते हैं। और जब वो भारी हो जाते हैं या बादल आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है, वो ज़मीन पर बरस जाते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हाउ दीज़ एक्ट एज़ न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन, इनके ऊपर संघनन होता है इन्हीं सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर, और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नेचर में आर्द्रता को पकड़ते हैं। ओके, इसके कारण से ये क्लाउड्स बनाते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं, फॉग्स का फॉर्मेशन होता है। आप देखिए, जब ठंडी के दिनों में एटमॉस्फेयर कंप्रेस होता है, तो क्या होता है, फॉग का फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉग बनाते हैं। फिर इससे क्या होता है, इससे इम्पैक्ट विजिबिलिटी, जो वातावरण में दिखती हैं चीज़ें, दूर तलक वो नहीं दिखती हैं, विजिबिलिटी प्रभावित होती है इससे। कोहरा बहुत पड़ता है, तो आप देखते हैं कोहरे के दिनों में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दिखाई नहीं देता है, आगे की चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। आप 100 मीटर दूर नहीं देख सकते हैं अच्छे से। नॉर्मली आप 4 किलोमीटर भी देख सकते हैं, 3 किलोमीटर भी देख सकते हैं। मतलब अगर रास्ते में कोई बैरियर, पेड़ वगैरह नहीं है तब। तो ये विजिबिलिटी को एटमॉस्फेयर की प्रभावित करते हैं, तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्लाउड बनना, हाइग्रोस्कोपिक होना, विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करना। तो आप देखिए, पार्टिकुलेट्स हैज़ मेजर रोल। अगर पार्टिकुलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में ना हो, तो मे बी ऐसा हो सकता है बारिश ही ना हो। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल है इनका। सो दिस वाज ऑल अबाउट द particulates, how these particulates are important, and these solid particles are a major contributory factor in the formation of clouds and fogs. This point is important. These affect visibility, point is important. तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। मैं इसी तरीके से एकदम सिंपल करके ज्योग्राफी को आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूंगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मैं आपके लिए ज्योग्राफी हलवा बना दूंगा और आपको एकदम याद हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे। गुड लक।